11 मार्च 2011 को नॉर्थ जापान के फ्यूकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से इतना भयानक अर्थक्वेक हुआ जिसने पूरे कंट्री को लगभग 6 मिनट तक हिलाकर रख दिया था। माना जाता है कि ये हिस्ट्री का दूसरा सबसे बड़ा भयंकर न्यूक्लियर एक्सीडेंट था, जिसमें लगभग 20,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई और 1.5 लाख लोगों को रीलोकेट करना पड़ा। इंटरनेशनल लेवल पर इसे 7th नंबर पर रखा गया है इन टर्म्स ऑफ मोस्ट डिस्ट्रक्टिव न्यूक्लियर डिजास्टर एवर। दरअसल इस हादसे का कारण सुनामी और भूकंप को माना जाता है, क्योंकि जब न्यूक्लियर पावर प्लांट में मौजूद एक्टिव रिएक्टर्स ने भूकंप को सेंस किया, तब उन्होंने अपने पावर जनरेटिंग फ्यूजन को ऑटोमेटिकली शट डाउन कर दिया, जिसकी वजह से पावर प्लांट को पावर सप्लाई मिलना बंद हो गया और तुरंत इमरजेंसी डीजल और जनरेटर्स शुरू कर दिए गए। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था, बल्कि खतरा तो अभी शुरू हुआ था, क्योंकि भूकंप की वजह से ग्राउंड लेवल के ऊपर सुनामी ने जन्म लिया, जो कि 40 फीट तक ऊपर उठ रही थी और इसने पावर प्लांट को पूरी तरीके से घेर लिया, जिसकी वजह से इमरजेंसी जनरेटर भी ऑफ हो गए और अब पावर प्लांट को कोई भी सप्लाई नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से प्लेट्स ने रोटेट करना बंद कर दिया और एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर विस्फोट हुआ। ये मंजर देखने में इतना ज्यादा भयानक था कि इस हादसे के 10 साल बाद लोग आज भी इस जगह के आसपास जाकर घर बसाने से डरते हैं, क्योंकि उस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वजह से एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा मात्रा में टॉक्सिक न्यूक्लियर गैस फैल गई और इसकी वजह से एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों को कैंसर और रेडिएशन सिकनेस जैसी बीमारियों का शिकार होकर मरना पड़ा। फिलहाल आइए इस एक्सीडेंट के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं और पलटते हैं 10 साल पहले के उन पन्नों को जिसमें इस हादसे की जानकारी दर्ज है। अब क्योंकि जापान एक कंट्री आइलैंड है, इसलिए वहां पर अक्सर सुनामी और भूकंप का खतरा लगा रहता है और ठीक ऐसा ही उस दिन भी हुआ। मार्च 2011 को ईस्ट जापान में खराब नेचुरल कैलेमिटीज के चलते अचानक से बहुत बड़ा भूकंप आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दुनिया का 4th सबसे बड़ा भूकंप था, जिसने समंदर में तेज सुनामी को जन्म दिया और धीरे धीरे इस सुनामी ने नॉर्थ जापान को भी हिट किया, जिसकी वजह से फ्यूकुशिमा पावर प्लांट को पावर सप्लाई मिलना बंद हो गया और इसी के चलते पावर प्लेट्स में लॉस ऑफ रिएक्टर मॉनिटरिंग, कंट्रोल एंड कूलिंग फंक्शंस इन मल्टीपल यूनिट्स जैसे की प्रॉब्लम आने लगी। धीरे धीरे पावर प्लांट रिएक्टर के 3 यूनिट्स में कोर डैमेज हुआ और एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। इस एक्सप्रेशंस की वजह से आसपास का पूरा एरिया न्यूक्लियर रेडिएशन की चपेट में आ गया और पावर स्टेशन के पास मौजूद सभी लोग और पेड़ जलकर खाक हो गए। दोस्तों, आग की लपेट इतनी ज्यादा बड़ी थी जो कि बादलों को भी छू रही थी और पूरा जापान इस मंजर को देखकर खौफ खा रहा था। अब इस एक्सीडेंट के बाद गवर्नमेंट का सबसे पहला कदम यही था कि एटमॉस्फेयर में फैली न्यूक्लियर रेडिएशन से कैसे भी करके कुछ लोगों को बचाया जाए। जापानीज गवर्नमेंट ने तुरंत फ्यूकुशिमा पावर प्लांट के आसपास तकरीबन 20 किलोमीटर तक एरिया को रेड जोन डिक्लेयर कर दिया था और आसपास मौजूद लगभग 1.5 लाख सिटीजन्स को क्वारंटीन भी कर दिया गया। अब इसके बाद रेडिएशन के चंगुल में आए सभी लोगों को तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट मिले, ताकि ये पता चल सके कि किसी को अंदर से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की साइड इफेक्ट है या नहीं। अब इस इंसिडेंट ने तो पूरे जापान को दहशत में डाल ही दिया था, पर इसका इम्पैक्ट अभी भी नहीं रुका था। पावर प्लांट से जो टॉक्सिक सब्सटेंस निकल रहे थे वो पैसिफिक ओशियन में जाकर मिक्स हो रहे थे, जिसकी वजह से एक्वाटिक लाइफ को भी भारी मात्रा में नुकसान हुआ और फिशिंग जैसी ऑक्यूपेशन को भी तुरंत रोकना पड़ा। और इसका कारण था कि मार्केट में जो फिशेस बेचे जा रही थी वो भी इस रेडिएशन का शिकार हुई थी, जिसकी वजह से उन्हें कंज्यूम करने वाले लोगों को भी ब्लड कैंसर और हेल्थ इलनेस जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ा। कई सारे लोग तो इलनेस की वजह से ही मारे गए, भले ही वो एक्सप्लोजन से बच गए थे। साथ ही साथ इस एक्सीडेंट ने जापान को इकोनॉमिकली काफी ज्यादा डिस्टर्ब किया, क्योंकि जापानीज गवर्नमेंट को पूरे 7.3 बिलियन का नुकसान हुआ और यह घटना आज तक की सबसे एक्सपेंसिव न्यूक्लियर एक्सीडेंट में काउंट की जाती है। साथ ही साथ जापानीज गवर्नमेंट ने पूरे कंट्री के न्यूक्लियर पावर स्टेशंस को काफी लंबे समय तक बंद करने का ऑर्डर दिया। किसी वक्त जापान का फ्यूकुशिमा इलाका एक बहुत बड़ा मार्केटिंग पॉइंट हुआ करता था और सभी लोग यहाँ पर लार्ज पॉपुलेशन में आकर रहा करते थे। लेकिन इस हादसे के बाद से सब कुछ इतना बदल गया कि आज 12 साल बाद भी लोग वहां पर नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि जापानीज गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वहां पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अभी भी मौजूद है, जो कि इतना ज्यादा कैपेबल है कि आज भी ह्यूमंस को अफेक्ट कर सकता है। जापानीज गवर्नमेंट ने इस एरिया को पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट कर दिया है और यहाँ पर सिर्फ सीनियर डिपार्टमेंट के लोग और न्यूक्लियर साइंटिस्ट के रिसर्चर्स ही जा सकते हैं, वो भी फुल सेफ्टी सूट्स के साथ। इस हादसे से जापान को आज तक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और इस बात का अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हो कि जितने भी लोग इस न्यूक्लियर
न्यूक्लियर रेडिएशन का शिकार हुए थे उनके अंदर जेनेटिकली काफी ज्यादा चेंजेस हुए, जिसकी वजह से उनके ब्रीडिंग एबिलिटी पर भी इफेक्ट हुआ और आज भी कई सारे बच्चे जापान में जेनेटिक डिसऑर्डर्स के साथ पैदा होते हैं। फिलहाल फ्यूकुशिमा न्यूक्लियर हादसे के बाद जापानीज गवर्नमेंट ने कई सारे चेंजेस किए हैं अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस में। अब क्योंकि शेरनोबिल एक्सीडेंट के बाद ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा न्यूक्लियर एक्सीडेंट था, जिसकी वजह से उस समय जापान के प्राइम मिनिस्टर नाओतो कान ने हामुआका न्यूक्लियर पावर प्लांट बंद करने का ऑर्डर दिया था, जो कि उस टाइम पे फ्यूकुशिमा पावर प्लांट के बाद सबसे ज्यादा एक्टिव पावर स्टेशन था। जापानीज गवर्नमेंट ये नहीं चाहती थी कि लगातार चल रहे भूकंप और सुनामी के धक्कों से कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट हादसा हो। फिर 12 मार्च 2011 को प्राइम मिनिस्टर कान ने मीडिया में बयान देते हुए कहा कि जापानीज सिटीजन्स और न्यूक्लियर पावर प्लांट इंजीनियर्स न्यूक्लियर स्टेशंस को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं, जिसकी वजह से वो लोग कई बार छोटे छोटे स्टेप्स को नजरअंदाज करते हैं और फिर ऐसे बड़े हादसों को अंजाम मिलता है। फिलहाल जापान की इतनी खराब सिचुएशन को देखकर कई सारे कंट्रीज ने भी उन्हें सपोर्ट करना शुरू किया और इसमें सबसे पहला नाम यूनाइटेड स्टेट्स का ही आता है, क्योंकि जापानीज गवर्नमेंट ने ही यूनाइटेड स्टेट्स से पावर प्लांट कूलिंग इक्विपमेंट्स की डिमांड की थी। 15 मार्च 2011 को यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से जापान को तकरीबन 3265 किलोग्राम के कूलिंग इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए गए ताकि वो पावर प्लांट के सिचुएशन को मॉनिटर और कंट्रोल कर सके। इसी के बाद फ्रांस कंट्री के भी एक न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन ने जापान को रेडिएशन हार्डन मोबाइल रोबोट इक्विपमेंट दिया ताकि वो न्यूक्लियर रेडिएशंस को कम कर पाए। और फिर रशिया ने भी जापान को लैंडिश नाम का एक इक्विपमेंट भेजा, जो कि बेसिकली एक फ्लोटिंग वाटर डिकंटामिनेशन फैसिलिटी है। और साथ ही साथ फ्यूकुशिमा न्यूक्लियर स्टेशन को 30 किलोमीटर के रेडियस तक नो फ्लाइंग जोन डिक्लेयर कर दिया गया। इस सिचुएशन की वजह से जापानीज गवर्नमेंट पब्लिक का व्यू जानना चाहती थी ताकि वो उन्हें आगे और हेल्प कर पाए, लेकिन सभी सिटीजन्स का रिएक्शन भी काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग था। कुछ लोग न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने के खिलाफ हो गए तो कुछ लोग इस सोच में पड़ गए कि अब दूसरी जगह पर सेटलमेंट कैसे करें और इसमें गवर्नमेंट फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी या भी नहीं। 2011 से 2013 तक जापानीज गवर्नमेंट पर मीडिया के कई सारे सवाल उठे, जिनके दौरान जापान ने न्यूक्लियर एनर्जी में लिमिटेड अमाउंट में प्रोड्यूस और इस्तेमाल करने का फैसला किया ताकि आगे ऐसे हादसे टाले जा सके और लोगों को फिर से भुगतना न पड़े। इस हादसे के इतने साल बाद भी लोग फ्यूकुशिमा के एरिया में जाने से डरते हैं और इवन साइंटिस्ट को भी नहीं पता कि फिलहाल वहाँ की सिचुएशन कैसी है, क्योंकि उन्हें इस बात का डर लगा रहता है कि अगर वो रिसर्च करने के लिए उस पावर प्लांट के पास भी जाएंगे तो भी वो खतरनाक रेडिएशन का शिकार हो सकते हैं। इसलिए कुछ सालों पहले जापानीज गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अनोखी तरकीब लगाई जिससे कि वो पता कर सके कि फिलहाल पावर प्लांट के आसपास वही रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मौजूद है या फिर नहीं। दरअसल ये काम पूरा करने के लिए जापानीज साइंटिस्ट ने स्नेक्स की मदद ली थी। सभी स्नेक्स के ऊपर कुछ खास ट्रांसमीटर्स लगाए गए थे जो कि न्यूक्लियर एक्सीडेंट वाली एरिया पर जाकर ये डिटेक्ट कर पाए कि वहां पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मौजूद है या नहीं। ऐसा करने के पीछे रिसर्चर्स ने ये रीजन बताया कि स्नेक्स और रैट्स जैसे स्पीशीज रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से इम्यून होते हैं और ये जल्दी ही खुद को किसी भी एनवायरनमेंट में ढाल लेते हैं। इस रिसर्च के दौरान कई सारे स्नेक्स को पावर प्लांट वाली जगह पर छोड़ा गया और ट्रांसमीटर के जरिए ये डिटेक्ट किया गया कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस तो पूरे हवा में बहुत ज्यादा मात्रा में फैला हुआ है। और इसके बाद जब उन स्नेक्स पर फिर से रिसर्च किया गया तब ये पाया गया कि उनका बिहेवियर पूरी तरह से चेंज हो चुका है, यानी कि रेडियो एक्टिव मटेरियल से इम्यून होने के बावजूद भी उन स्नेक्स पर न्यूक्लियर एनर्जी के साइड इफेक्ट्स देखने को मिले, जिससे कि साइंटिस्ट को ये पता चला कि अगले 100-200 साल तक भी इंसान उस जगह पर पूरी तरह से सेटल नहीं हो पाएंगे। और इस रिसर्च की पूरी इंफॉर्मेशन साल 2020 में एक रिपोर्ट में जापानीज पब्लिशर्स के जरिए बताई गई। फिलहाल अगर हम रिसेंट खबरों की बात करें तो आज 12 साल बाद भी फ्यूकुशिमा पावर प्लांट से रिलेटेड कोई भी कदम उठाने में जापानीज गवर्नमेंट 10 बार सोचती है। इस बात का अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि फ्यूकुशिमा के उस डिस्ट्रॉयड पावर प्लांट में कोई काफी मात्रा में वाटर स्टोर हो चुका है, जो कि इतने सालों के स्टोरेज की वजह से 1.3 मिलियन टन्स पर पहुंच चुका है और इसे जल्द से जल्द रिलीज करना भी जरूरी है। दरअसल पावर प्लांट में मौजूद टैंकर्स अब पूरी तरह से फुल होने लगे हैं और जल्दी ही इस पानी को रिलीज नहीं किया गया तो बहुत बड़ी लीकेज या फिर सुनामी डिजास्टर्स के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि इतने ज्यादा पानी में भी उस न्यूक्लियर रेडिएशन का असर है, इसलिए गवर्नमेंट इस पानी को ओशियन में भी नहीं रिलीज कर पाएगी। वैसे नेटिव फिशर्स की तरफ से गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की गई है कि वाटर को ओशियन में रिलीज ना किया जाए, वरना उनका फिशिंग ऑक्यूपेशन खतरे में आ जाएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा मात्रा में अगर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वाला वाटर ओशियन के पानी में मिल गया तो सभी मछलियां भी अफेक्ट हो जाएंगी
और उन्हें मार्केट में नहीं बेचा जा सकता। गवर्नमेंट ने भी इस बात का सपोर्ट करते हुए फिशिंग ऑक्यूपेशन पर $500 मिलियन का खर्चा करने की बात कही है, ताकि इतने सारे फिशर्स और उनके फैमिली को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। माना जा रहा है कि जापानीज गवर्नमेंट की तरफ से इन टैंकर्स का पानी आने वाले समर सीजन के दौरान ओशियन में रिलीज किया जा सकता है। फिलहाल ये थी फ्यूकुशिमा पावर प्लांट एक्सीडेंट के बारे में काफी सारी छोटी छोटी डिटेल्स जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए। ऐसे ही बहुत सारे हिस्ट्री और मिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स मैं ज्ञान गर्ल पर कवर करती रहती हूँ। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए ताकि हमारे एफर्ट्स को आपकी थोड़ी बहुत प्रशंसा मिल सके, आपका थोड़ा साथ मिल सके और हम आगे भी ऐसे टॉपिक्स को कवर करते रहें। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपके कमेंट्स की वेट रहेगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड अगले वीडियो की वेट ज़रूर कीजिएगा।